कंपनीज प्रीवियसली मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 8 कंपनी को सेक्शन 25 कंपनी कहा जाता था। पहले तो ये बात दिमाग में रखो। अब सेक्शन 8 कंपनी क्या है? तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब एक ऐसी लाइसेंस्ड कंपनी है जिस कंपनी को गवर्नमेंट ने परमिशन ग्रांट कर दी है कि आप चैरिटेबल वर्क कर सकते हो। आप बताओ, आपको सेक्शन 8 का मतलब समझ आया कि नहीं? पहले कंपनीज एक्ट 1956 में यही क्या कह जाती थी? कौन सी कंपनी? सेक्शन 25। अब कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में गवर्नमेंट स्पेशल परमिशन दे देती है कंपनी को कि वो चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं। बताइए, इसमें कोई तकलीफ? इसमें आपको कोई दिक्कत? क्लियर है? तो एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में क्रिएट हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, ठीक है, और जिसको बनने का मकसद ये है कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इनमें से किसी एक चीज को प्रमोट कर सके, और दूसरी चीज जो ये प्रॉफिट कमाएगी उसको इसी ऑब्जेक्टिव में वापस लगा दे, उसे हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। मतलब आपको इससे ये समझना है कि अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है तो एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें आप जो भी कमाते हो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके घर नहीं दे जा सकते। आप जिस पर्पस के लिए इस सेक्शन 8 कंपनी को बनाए हो, सारा पैसा वापस ही उसमें लगा देना होता है। बात समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? यस सर, आगे। ठीक। अब आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट कब देगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। क्या करवाया है? रजिस्टर्ड। और सबसे पहली बात, इस कंपनी को ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, वेलफेयर, किसी भी एक चीज को प्रमोट करना है। जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो इसी सोशल वेलफेयर वर्क को प्रमोट करने में लगा देते हो, और अपने मेंबर्स में आपस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। 3 क्राइटेरिया होता है, एक बार आप पढ़ दो क्राइटेरिया, कोई तकलीफ हो तो बताओ। आपका पर्पस है किसी एक फील्ड को प्रमोट करना, सारा प्रॉफिट उसी के लिए लगा देते हो और आपस में डिविडेंड नहीं बांटते। यस सर। कोई तकलीफ इसमें? नहीं सर। ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है। ये याद रखना, जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो तो ना आपके नाम के आगे लिमिटेड वर्ड दिखाया जाएगा, ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड दिखाया जाएगा, ये केवल एक नाम होगा, ये डिनोट करने के लिए कि लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। ध्यान रहेगा कि भूल जाओगे मेरी बात? सेक्शन 8 कंपनी में लिमिटेड वर्ड होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, खाली एक नाम होता है। जैसे अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो, नाम है उड़ान, तो सिर्फ नाम ही रहेगा, ना प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा ना लिमिटेड लिखा होगा। ये डिनोट करने के लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्या ये बात ध्यान रहेगी? अच्छे समझ आया? चलो आगे बढ़ो, ध्यान से सुनो, इसके फीचर क्या है। सबसे पहले इसको बनाया गया किसी एक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, रिलीजन, चैरिटी एक्सेट्रा। यहाँ का जो प्रॉफिट है इन्हीं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में लगाया जाता है। ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटीज लगती नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस और फायदे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते, ठीक। ओपीसी सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी, सेक्शन 8 कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम से ये सारे वर्क कर सकती है। पूरे फीचर फिर सुन लो। सबसे पहले इसको बनाने का एक पर्पस होता है, दूसरा जो भी प्रॉफिट होता है उस पर्पस को पूरा करने में लगाया जाता है। यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट नहीं होती है। यह नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं होता है। कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे एग्जम्पशन है। ओपीसी बना के अब सेक्शन 8 कंपनी नहीं चला सकते। सेक्शन 8 कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है जो सारे वर्क अपने नाम से करती है। शांत मन से बताओ, फीचर समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? यस सर। सभी लोग को हाँ या ना? पढ़ लो एक बार। सर। कोई तकलीफ? बनेगा हाँ या ना? हाँ सर। आप नीचे एग्जाम्पशंस पे आओ, क्या फायदे दिए गए सेक्शन 8 कंपनी को। सबसे पहला, यहाँ पे सीएस की रिक्वायरमेंट नहीं, कंपनी सेक्रेटरी को रखना मैंडेटरी नहीं है। कोई दिक्कत? नहीं सर।
फायदा क्यों हुआ ये, कैसे हुआ फायदा, एग्जम्पशन क्यों हुआ सर ये? कॉस्ट रिड्यूस हो गया ना। मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई तकलीफ? नहीं। नॉर्मल कंपनियों में जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन का 21 डेज 14 डेज जाता है। 14 दिन का देते हैं। नॉर्मल कंपनियों में क्लियर 21 डेज का नोटिस दिया जाता है, यहाँ पे 14 दिन का दिया जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ नहीं सर। पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रहेगा। फाइनेंशियल यस। स्टेटमेंट किस नहीं 14 दिन पहले भेजना है, कितने दिन पहले? 14 डेज पहले। अच्छे से मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो देन डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 2 डायरेक्टर से कोरम बन जाता है बोर्ड मीटिंग का। हाँ सर। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई तकलीफ? नहीं सर। इनको फर्स्ट मीटिंग से एग्जम्पशन दिया गया, जैसे नॉर्मल कंपनियों को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के। हाँ सर। इनको ऐसा नहीं करना, इनको साल में 2 मीटिंग करनी है, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ। कोई तकलीफ नहीं है। आप 20 से ज्यादा कंपनियों सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, कोई तकलीफ? नहीं सर। एक साल में 2 मीटिंग करनी है, 4 नहीं। क्लियर है? आपको अलग अलग कमिटीज बनाने की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ? नहीं सर। आप बोरोइंग के मामलों को भी बाय सर्कुलेशन पास कर सकते हो, नॉर्मल कंपनियों में पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मल कंपनियों फाइनेंशियल मैटर के लिए आके मिलना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग का मामला है तो उसको बाय सर्कुलेशन भी आप डिस्कस कर सकते हो, मतलब घर बैठे भी। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे समझ आए कि सिर के ऊपर से गया? आ गया। आ गया? कोई तकलीफ? नहीं सर। फटाफट पढ़ के दे दो, पढ़ो। पढ़ दोगे तो बताना मेरे को। हो गया क्या? हाँ सर। पढ़ो फटाफट पढ़ो। बताओ। हाँ सर। जब हो जाए तो बता देना मेरे को, सर हो गया हमारा। क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। अब कैसे बनाया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, उस पर आ जाओ। तो 2 चीजें आप समझ लो। एक तो ये है कि आप एक न्यू कंपनी बनाइए और इस न्यू कंपनी में सेक्शन 8 के फॉर्म में ही बना दीजिए। आपको ऑप्शन दे दिया जाता है किस प्रकार की कंपनी बनाना चाहते हो, बना दो सेक्शन 8 कंपनी। दूसरा ये है कि आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग है, क्या है? एग्जिस्टिंग होने का मतलब आपकी कंपनी ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी के रूप में चल रही है, मतलब आप प्रॉफिट में के लिए काम करते हो। अब आपको ये लग रहा है कि आपको अब चैरिटी करनी है तो आप सेक्शन 8 का लाइसेंस ले लो। मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला आपको? 2 रास्ते हैं, क्या क्या बताओ? क्या क्या रास्ते हैं? मेरी आवाज सर आ एक रही है? ये बताओ पहले। हाँ अब सर, म्यूट एक न्यू कंपनी बना देंगे या तो या नहीं फिर एग्जिस्टिंग कंपनी को कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है?
तो अगर आपको प्रोसीजर अपनाना है सेक्शन 8 कंपनी का, तो ये पब्लिक और प्राइवेट से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें दो स्टेप लगते हैं। एक स्टेप होता है कि आपको लाइसेंस भी देना होता है सेक्शन 8 का, और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देना होता है। नॉर्मल कंपनियां क्या है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बस लेती है और कंपनी बन जाती है। लेकिन आप सेक्शन 8 कंपनी अगर बना रहे हो तो सेक्शन 8 का लाइसेंस भी देना होगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देना होगा। ईमानदारी से बताओ, मेरी बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? सर अब अगर मैं एक प्रमोटर हूं और सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहता हूं तो किन किन बातों का ध्यान रखूं? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरी सेक्शन 8 कंपनी का नाम क्या होगा, किस पर्पज से मैं बनाऊंगा, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होगा, मेरे यहाँ कितने प्रमोटर होंगे, कितने डायरेक्टर, कितने सब्सक्राइबर होंगे। ईमानदारी से बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब जब मैं नाम डिसाइड कर रहा हूँ तो कुछ बातों को अपने दिमाग में रखूंगा। सबसे पहला मेरा नाम ऐसा होना चाहिए जो उन एक्टिविटीज को डिफाइन करे जो मेमोरेंडम में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? मेमोरेंडम में। नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी के नाम में आप फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, चेंबर, कन्फेडरेशन, काउंसिल, ये सब वर्ड लगा सकते हो। ध्यान रहेगी बात? हाँ सर। आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नाम के आगे जोड़ने की जरूरत नहीं। नहीं है। कोई तकलीफ? आपको समझ आ रहा है आप क्या पढ़ रहे हो? हाँ सेक्शन सर। कैसे बनाई जाए, तो पहले प्रमोटर, इन बातों पे ध्यान देगा। नाम क्या रखूं, ऑब्जेक्ट क्या रखूं, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ हो, ऑथराइज कैपिटल क्या हो, कितने डायरेक्टर शेयर होल्डर होंगे। अब जब ये नाम सोच रहा है तो इन बातों पे इसको ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है? कि जो नाम है वो ऑब्जेक्टिव से मैच करे, अनडिजायरेबल ना हो, फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, चेंबर ये सब हो नाम में, और प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो कोई नहीं तकलीफ? है। नहीं सर। अब हो गया, नाम जैसे मिल गया, तो अब ये सारे स्टेप्स अपनाओ। सबसे पहले डिन नंबर दे दो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाँ सर। डिजिटल सिग्नेचर दे दो, देना चाहिए कि नहीं सर। नहीं? एमओए एओए प्रिपेयर करो, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में क्या बताना होगा। आप एक फील्ड को प्रमोट कर रहे हो, कॉमर्स को, आर्ट को, साइंस को, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। सारा प्रॉफिट यही लगा दोगे, कोई परेशानी? नहीं सर। खुद में कुछ नहीं बांटोगे, कोई दिक्कत है? नहीं सर। समझ आई कि नहीं है ये बता दो। हाँ। अच्छा, अब यस सर। इसके बाद क्या होगा, मेमोरेंडम में कम से कम 2 या 3 सब्सक्राइबर की साइन होगी। कितने सब्सक्राइबर की? 2 या 3 सब्सक्राइबर्स। कम से कम 2 डायरेक्टर इनिशियली आपके पास होने चाहिए। कितने डायरेक्टर? 2 डायरेक्टर्स। 2 में से भी एक ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इंडिया में रहा हो। कहाँ रहा हो? इंडिया में। चलो बताओ, कितना क्लैरिटी है? क्लियर है। क्लियर है? ये जो आपने पढ़े ये जनरल स्टेप्स थे, क्या थे ये? जनरल स्टेप्स थे। सभी लोग को समझ आया कि नहीं? नंदनी, अंकिता, भुवन, गुंजा, ऋषिता, समझ आया? हाँ सर। आ गया सर। ये सब जनरल स्टेप थे। शांत मन से पहले पढ़ लो। कोई तकलीफ हो तो बताओ, आप बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। साथ साथ पढ़ते जाएंगे, पढ़ो। यस सर। बनेगा? यस सर। यस सर। अच्छे से की तकलीफ है? अच्छा। ये अब इसके प्रैक्टिकल प्रोसीजर पे आते हैं, कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप नेम रिजर्व करो। अब आपको पता है नेम रिजर्व स्पाइस प्लस में होता है। किस में होता है? स्पाइस प्लस। कहीं कोई दिक्कत?
अब जब आपका नहीं नेम सर। रिजर्व हो गया तो स्पाइस प्लस में आगे सारे डिटेल फिल कर दो आप। एमओए एओए की एक कॉपी करना है नहीं करना है? हाँ सर। INC 14 फॉर्म भरो आप। ये एक सर्टिफिकेशन है जो एक एडवोकेट या सीए या सीएमए या सीएस इन प्रैक्टिस देता है, जिसमें ये सर्टिफाई करते हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है वो सेक्शन 8 कंपनी का ही है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग जो टास्क कर रहे हैं चैरिटेबल वर्क ही करेंगे। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। तीसरी बात, आपको एक एस्टीमेट जमा करना होगा कि अगले 3 सालों में आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर कितनी होने वाली है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, स्पाइस प्लस फॉर्म भरोगे तो उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल लगाओ। INC 14 का एक सर्टिफिकेशन आता है जिसमें सीए या सीएस या सीएमए ये सर्टिफाई करते हैं कि आप सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हो, मतलब चैरिटी के लिए काम करना चाहते हो। और अगले 3 सालों का आप क्या करो, अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का डिटेल जमा करो। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? हाँ। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। अब आपको इतना करने पे लाइसेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लाइसेंस। लाइसेंस मिल जाएगा। अब लाइसेंस मिल गया तो अब इसको कंपनी के फॉर्म में पूरा इनकॉर्पोरेट कर दो। इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेनली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? मेमोरेंडम लगेगा, आर्टिकल लगेगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। सब्सक्राइबर का एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक, सबकी सिग्नेचर, पैन कार्ड, अगर आपका नाम कहीं मैच करता है तो एनओसी लगेगा। बताइए कोई तकलीफ है इसमें? नहीं सर। रेड एड्रेस के लिए फॉर्म नंबर INC 22 लग जाएगा। कोई तकलीफ? हाँ। अब नहीं सर। डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तो फॉर्म DIR। DIR 12। ये प्रोसीजरल स्टेप है। स्टेप समझ आए कि नहीं आए ये बताओ। हाँ सर। आ गए सभी लोग को? आए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये तरीका है, ये पूरा सेक्शन 8 का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? सेक्शन 8। ठीक, अगला आता है ट्रस्ट। क्या आता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको लीगल रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। ये रिलेशनशिप जो होता है दो लोगों के बीच में बनता है, ठीक है, जहाँ पे एक पर्सन का नाम ऑथर होता है। क्या होता है? ऑथर। ऑथर मतलब होता है ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है? ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे टेस्टेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टेटर। टेस्टेटर ये ऑथर होता है। ये अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को संभालने के लिए दूसरे पर्सन को दे देता है, ट्रस्टी को, और ट्रस्टी इस बात पे अग्री करता है कि वो प्रॉपर्टी को संभालेगा। ठीक है, और इसमें क्लियर डिफाइंड होता है कि प्रॉपर्टी से मिलने वाला बेनिफिट किसको जाएगा। तो जिनको जाता है उनको बेनिफिशियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। तो ट्रस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल रिलेशनशिप है जो ऑथर और ट्रस्टी के बीच बन रहा है, जहां ऑथर ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दे दी है ताकि ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को संभाले और उससे होने वाले फायदे को बेनिफिशियरीज तक पहुंचाए। तो अगर मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं तो मैं ऑथर हूं, आप संभालने वाले हो तो आप ट्रस्टी हो, और जिसका फायदा होगा वो बेनिफिशियरी है। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? अच्छा सर। मैंने ट्रस्ट की मीनिंग लिखवाई होगी शीट में, है ना? तो लिखवाया? ये डायग्राम। डायग्राम बताया था? हम्म। और उसके अलावा ट्रस्ट की मीनिंग ऊपर डेफिनेशन फॉर्म में नहीं लिखवाया? नहीं सर। यहाँ पे लिख दो एक, ट्रस्ट इज अ लीगल relationship where the owner of property ब्रैकेट में लिख लेना ऑथर provides his property to trustee with a particular object। जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दे दी जाती है तो ट्रस्ट क्रिएट होता है। कोई तकलीफ नहीं नहीं सर। सर। नहीं? अच्छा, अब कौन ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है? तो सेक्शन 7 ये कहता है हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, मतलब मेजर है, साउंड माइंड का है, किसी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं है और ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। कोई दिक्कत? यस सर। नहीं।
माइनर के बिहाफ में भी ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है, माइनर नहीं कर सकता, माइनर के बिहाफ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट क्रिएट कर सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकते हैं, एक वुमेन कर सकती है और एक कंपनी कर सकती है। इतने लोग ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रॉपर्टी किसी को संभालने के लिए दे सकते हैं। बताइए कोई तकलीफ? नहीं सर। बात समझ आई? क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ट्रस्ट कौन क्रिएट कर सकता है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। आपको तकलीफ तो नहीं जाएगी इसमें? नहीं। ट्रस्टी कौन हो सकता है? तो हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो, ट्रस्टी हो सकता है। कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छा, अब दो तरह के ट्रस्ट आप मान के चल सकते हो, एक होता है पब्लिक ट्रस्ट और एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट। ठीक है, अब बता सकते हो पब्लिक ट्रस्ट किसको बोलते होंगे? सर जहाँ पे जैसे जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो बहुत मतलब इंडेफिनाइट होते हैं, और प्राइवेट ट्रस्ट में एक नैरो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल रहता है। पब्लिक ट्रस्ट मतलब एक ऐसा ट्रस्ट होता है वेयर द बेनिफिशियरीज आर जनरल पब्लिक। सही बात है? यस सर। पब्लिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी जमीन है, मैं इसका ओनर हूँ, मैंने जमीन तनीषा को संभालने दे दी, ठीक है, और बोला तुम इस पे काम करना, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना, श्री शंकराचार्य विद्यालय टाइप का। ठीक है, श्री शंकराचार्य विद्यालय नहीं, श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल जुनवानी टाइप का, और वहाँ जो भी है उसका सस्ते रेट में इलाज करवाना, तो जो भी है मतलब कोई भी है उसका करवाना, तो ये कैसा ट्रस्ट हो गया? पब्लिक। पब्लिक ट्रस्ट। अब जब आप बात करते हो प्राइवेट ट्रस्ट की, तो प्राइवेट ट्रस्ट क्या होगा? स्पेसिफाइड लोगों के लिए होगा। वेयर द बेनिफिशियरीज आर फिक्स्ड, है ना, जो हमारे परिवार के लोग होते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक बैंक अकाउंट खुलवा रहा हूँ, ठीक है, बैंक में रहेगा ये अकाउंट, अब इसका जो भी पैसा आएगा वो मेरी बेटी के नाम जाएगा, तो ये क्या हो गया? प्राइवेट ट्रस्ट। तो आप बताओ को पब्लिक और प्राइवेट के बीच का डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो आप इसमें डिफरेंस पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक ट्रस्ट में लार्ज बेनिफिशियरीज होते हैं पब्लिक के फॉर्म में, ठीक, प्राइवेट ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता, उसमें कम बेनिफिशियरीज होते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। पब्लिक ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज फ्लक्चुएट करते हैं, उनका इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है। प्राइवेट ट्रस्ट में सबका फिक्स रहता है किसको क्या मिलना है। कोई दिक्कत? नहीं सर। पब्लिक ट्रस्ट का स्कोप बड़ा है, प्राइवेट ट्रस्ट का नैरो है। स्कोप लिमिटेड है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से कि नहीं? हाँ अब एक सर। कंपनी में जैसे मान लो 5 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया है, तो हमारी कंपनी के वर्कर फिक्स है ना, हाँ सर। इसको हम प्राइवेट ट्रस्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? प्राइवेट ट्रस्ट। भूलोगे तो नहीं इस बात को। जैसे मेरे 100 वर्कर हैं, मैंने बोला हूँ सारा फायदा इन 100 वर्कर्स को होना चाहिए, तो फिक्स है ना एटलीस्ट कितने वर्कर हैं? 100 वर्कर है, तब बोलते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छे समझ आया? इतना अभी पढ़ोगे, शाम को 5 बजे फिर पढ़ेंगे, इसी को खत्म करेंगे। ठीक है, यस सर। इसको शाम को खत्म कर देंगे। अभी सेटिंग आपको एक साइड से आप रिवाइज करो, कंपनी लॉ को खुद से पढ़ो अपने साइड से, है ना? हाँ मेरी बात सर। समझ आ रही है? और कहीं अटकोगे यस। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, सर ये हमको नहीं समझ आया। ठीक है, यस सर। ये करो।